गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा, तो इसके फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, काफ़ी वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं। अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये था आपका मॉडर्न एज एंड एजुकेशन। मॉडर्न एज एंड एजुकेशन की बात हो रही है ब्रिटिश पीरियड की, जब अंग्रेज भारत आए। ये उस समय की बात हो रही है मॉडर्न एज की। तो यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा था जस्ट एक बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं। हमने मिशनरीज की बात करी थी यहाँ पर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी हमने प्राच्य पाश्चात्य विवाद की, जो कि सन 1813 में हुआ था। इसी के संबंध में हमने आगे बात करी थी फिल्ट्रेशन थ्योरी की। फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बता दी थी आपको कि किस प्रकार से उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और धीरे धीरे जो शिक्षा अपने आप ही छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना यह था कि केवल समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर समाज का उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग धीरे धीरे अपने आप ही शिक्षित होता चला जाएगा। इसी संबंध में हमने बात करी थी बेंटिक की शिक्षा नीति 1835, लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान प्राच्य पाश्चात्य विवाद में, वुड का घोषणा पत्र 1854 बहुत इंपॉर्टेंट और शिक्षा के लिए बहुत कुछ लेकर के आया था। इसीलिए हमने वुड के घोषणा पत्र को कहा था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये 100 अनुच्छेदों का था, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, और 1854 में आया था। वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर कमीशन, ये भी आपको बताया, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन से। अब देखिए 1854 में वुड ने अपने घोषणा पत्र में सुझाव दिया कि भारत में उच्च शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। ये वुड ने अपने घोषणा पत्र में सुझाव दिया था। अब जब इनके सुझाव पर अमल करने का समय आया, उस समय 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ध्यान रखिएगा 1857, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। 3 जगहों पर, 3 प्रांतों में, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 1857 में। अब क्या हुआ, सन 1816 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुलाकात करी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं उनके सामने रखी, जिनका कि समाधान चाहते थे। और इन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में पीजी क्लासेस आरंभ कर दी जानी चाहिए। पीजी मीन्स स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी के संबंध में 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का एक बनाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 14 सितंबर 1917 में इसकी नियुक्ति की गई, और चूंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैडलर, इसलिए सैडलर के नाम पर हमने इसको सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का। देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी आयोग बने, उन आयोग के जो अध्यक्ष होते थे उनके नाम पर आयोग का नाम रख दिया जाता था। इसी तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का नाम सैडलर के आधार पर सैडलर आयोग रखा गया। इसके बाद आए हमारे 1929 में हर्टॉग समिति या हर्टॉग आए। अब भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सन 1929 में सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हर्टॉग ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो इन्होंने बात बताई थी प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकने की। किस तरह से प्राइमरी लेवल पर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को रोका जाए। मतलब बच्चे क्यों
प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन के बाद भी विद्यालय आना बंद कर देते हैं। और उसके साथ साथ इससे क्या होता है, तो उन्होंने विद्यालय आना बंद कर दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी शिक्षा के ऊपर जो भी सरकार ने पैसे खर्च करे थे वो पैसे भी एक तरह से वेस्ट चले गए। तो यहाँ पर हर्टॉग का था कि किस प्रकार से अपव्यय और अवरोधन को रोका जाए। इन्होंने इसके लिए विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की बात करी, योग्य शिक्षकों की बात करी, छात्रों में उनको किस प्रकार से शिक्षा के लिए उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसकी बात करी थी सर हर्टॉग ने। अब इसके बाद आए, चूंकि ये सारी बातें भारतीय शिक्षा के संबंध में हो रही हैं, लेकिन ब्रिटिश पीरियड चल रहा है। तो अब इसके बाद वुड एविट रिपोर्ट 1937 में, ये हर्टॉग समिति की सिफारिश के बाद ये रिपोर्ट बनी थी। और यहाँ पर इंग्लैंड से 2 विशेषज्ञों को बुलाया गया था, एस.एच. वुड जो कि इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे, और ए. एबेट जो कि इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड के अवकाश प्राप्त चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। तो ये वुड और एबेट 2 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और वुड और एबेट ने शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब इनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की अवधि 4-4 वर्ष होनी चाहिए और स्नातक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। ये वुड एबेट रिपोर्ट में कहा गया था। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि इन विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए और निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जाए जो कि विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आएंगे। तो इसके बाद आई, जब वुड एबेट रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आई हमारी 1944 सार्जेंट रिपोर्ट 1944। अब क्या हुआ कि 1937 तक भारत में 7 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए थे 1937 में। अब चूंकि क्या हुआ कि 7 स्टेट्स में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए, तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था भी उनके हाथ में आ गई और उन्होंने एक तरह से शिक्षा का पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया और शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, मुख्य रूप से इन 7 स्टेट्स में जहां पर कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के हाथ में शिक्षा आ गई थी। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो भारतीय मंत्रिमंडल थे उनकी राय लिए बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया। जब उन्होंने भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया और भारतीयों की राय नहीं ली, जो भारतीय मंत्रिमंडल बने थे 7 प्रांतों में, उनकी अंग्रेजों ने राय नहीं ली, तो उन लोगों के अंदर एक तरह का विद्रोह उत्पन्न हो गया और उन सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत सारा धन खर्च हो गया। बहुत सारा धन खर्च होने से क्या हुआ कि जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती चली गई और युद्ध की समाप्ति तक भारत के अंदर, जिसे कहते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, धन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन भारतीयों की मांग शिक्षा के प्रति बढ़ती चली जा रही थी और अंग्रेजों को इस मांग को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके लिए बहुत मुश्किल था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को किस प्रकार से हैंडल करें। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट शुरू करी जिसको कि हम कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट 1944, या हम इसको कहते हैं केंद्रीय सलाहकार समिति रिपोर्ट। केंद्रीय सलाहकार समिति रिपोर्ट या युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना कि युद्धोत्तर मीन्स युद्ध के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर हमने जो भी आपको बताया ये था आपका बिफोर इंडिपेंडेंस 1944 तक की आधुनिक शिक्षा की बात हमने आपके समक्ष करी है। तो यहाँ पर हमारा
बीएड जो आपका सेकंड पेपर है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था फर्स्ट यूनिट, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टू द पॉइंट सारे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपने विषय वस्तु को कितने अच्छे प्रकार से समझा है। तो ये क्वेश्चंस देखिए पीछे बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, तो आप एक एक को पढ़ के खुद भी आंसर कर सकते हो, साथ साथ आपको इनके आंसर बताए भी जा रहे हैं। जैसे पहला है, वैदिक काल में शिक्षा की भाषा कौन सी थी। अब यहाँ पर आप पीछे देखिए तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वैदिक काल में शिक्षा की भाषा के। पहला संस्कृत, दूसरा विशुद्ध संस्कृत, तीसरा पाली और चौथा अपभ्रंश। तो वैदिक काल में जो शिक्षा की भाषा थी वो संस्कृत थी। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है कि वैदिक काल में शिक्षा की भाषा संस्कृत थी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा संस्कृत। वैदिक पीरियड में शिक्षा की भाषा संस्कृत। दूसरा है प्रश्न आपका, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कितने वर्ष की अवस्था में शिशु शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। बौद्ध शिक्षा में शिशु शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी। तो बौद्ध शिक्षा में शिशु शिक्षा 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो सही उत्तर है ए, 6 वर्ष। तो आप क्या बताएंगे कि बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ होती थी वो 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मकतब, मदरसे, खानकाहों और दरगाहों में। आपको बताया गया है कि मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतब में होती थी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है उत्तर बी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। इसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज। तो इसमें अगर आप देखिए तो सही उत्तर है आपका डच। सबसे पहले अगर हम पुर्तगाली मिशनरीज की बात करें तो भारत में डच मिशनरी सबसे पहले आई थी, जिन्होंने कि कैथोलिक धर्म को फैलाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया। हम सबको पता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा भारत कब आया, इसमें 4 ईयर दिए हुए हैं, 1492, 1498, 1419 एंड 1490। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत आया था 1498। तो सही उत्तर है आपका बी, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ। 1820, 1813, 1825 और 1830। आपने बार बार सुना होगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इसका जन्म हुआ था 1813 में। तो सही उत्तर है बी, 1813। देखिए इसमें कुछ भी आपको नया नहीं बताया जा रहा। अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने अपने वीडियोस में देखा है, उन्हीं से संबंधित ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, मैकाले भारत कब आया। 10 जून, 12 जून, 20 जुलाई, 30 जून। मैकाले भारत आया था 10 जून को। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें साल पूछने की जगह ये डेट पूछ ली जाती है कि किस डेट और किस महीने में ये घटना घटित हुई है। तो इसी तरह से प्रश्न है, मैकाले भारत कब आया। तो 10 जून, 12 जून, 20 जुलाई, 30 जून। मैकाले भारत आया था 10 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में कितने रुपए व्यय करने की बात करी गई थी। अब हम सबको पता है
कि प्राच्य पाश्चात विवाद खड़ा ही हुआ था 1,00,000 रुपए की धनराशि को लेकर के। आपके सामने यहाँ 4 आंसर्स हैं, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 3 लाख। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 1 लाख। आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।